हेलो एवरीवन। देखिए, हम अपनी इस प्लेलिस्ट के अंदर हमारा टारगेट जो रहेगा वो सीबीएसई बोर्ड से रहेगा। क्या रहेगा? सीबीएसई बोर्ड से रहेगा। सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस को हमने खूब सारे सेगमेंट्स में बांट रखा हुआ है, जिसमें हमारा जो सबसे पहला सेगमेंट रहेगा ऑप्टिक्स। जिसमें हमारा सबसे पहला सेगमेंट क्या रहेगा? ऑप्टिक्स। इफ हम इस सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट का जो वेटेज है सीबीएसई के अंदर वो 16 मार्क्स का है। आप मेरे लेक्चर्स को प्रॉपर्ली अटेंड करते हैं तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं कि ये 16 मार्क्स आप अपने परफेक्टली रिजर्व कर सकते हैं। अब इस सेगमेंट के अंदर कितने चैप्टर को रखा गया है? इस सेगमेंट के अंदर 2 चैप्टर्स को रखा गया है। सबसे पहला जो चैप्टर रखा गया है वो कौन सा है? वेव ऑप्टिक्स। और जो दूसरा चैप्टर रखा गया है वो कौन सा रखा गया? रे ऑप्टिक्स। कौन सा रखा गया? रे ऑप्टिक्स। हम अपने पहले सेगमेंट पर बात कर रहे हैं। पहला सेगमेंट हमारा कौन सा रहेगा? ऑप्टिक्स। और उसमें कितने चैप्टर्स को रखा गया? 2 चैप्टर्स को रखा गया है, वेव ऑप्टिक्स और रे ऑप्टिक्स। दोनों का मिलाकर 16 मार्क्स का वेटेज सीबीएसई बोर्ड ने रखा है। दोनों का मिलाकर सीबीएसई बोर्ड ने 16 मार्क्स रखा हुआ है, जिसके अंदर एक बात करें अपन इजी और टफ की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स कंपैरेटिवली एक इजी सेक्शन है और रे ऑप्टिक्स एक कंपैरेटिवली टफ सेक्शन है। अब इजी और टफ से ये मतलब नहीं है कि वेव ऑप्टिक्स का वेटेज कम है या रे ऑप्टिक्स का वेटेज ज्यादा है। नहीं, ऑन एन एवरेज दोनों चैप्टर से 8-8 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं ऑन एन एवरेज। हाँ, कभी ऐसा हुआ है कि रे ऑप्टिक्स से 10 मार्क्स के आ रहे हैं तो वेव ऑप्टिक्स से 6 के आ रहे हैं, तो कभी ऐसा भी हुआ है कि वेव ऑप्टिक्स से 10 के आ रहे हैं तो रे ऑप्टिक्स से 6 के आ रहे हैं। वेटेज दोनों का बराबर ही है ऑन एन एवरेज। ठीक है, तो हम दोनों पे बराबर ही फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं वेव ऑप्टिक्स से। अब वेव ऑप्टिक्स की अपन इस बात करें, वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो वेव ऑप्टिक्स को हम लोगों ने 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है। कितने सेक्शन में डिवाइड कर रखा है? 3 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है, जिसमें हमारा जो पहला सेक्शन रहेगा वो रहेगा हाइजेंस प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? हाइजेंस प्रिंसिपल। जो दूसरा सेक्शन रहेगा वो हमारा कौन सा रहेगा? वो रहेगा यंग्स प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? यंग्स प्रिंसिपल। और जो तीसरा सेक्शन रहेगा वो हमारा रहेगा फ्रॉनहोफर प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? फ्रॉनहोफर प्रिंसिपल। अब हम बात करें कि इन तीनों प्रिंसिपल को हम कितने लेक्चर्स के अंदर फिनिश कर लेंगे, तो देखिए तीनों प्रिंसिपल्स को 3 लेक्चर्स के अंदर फिनिश कर लेंगे। मेरे पहले लेक्चर्स के अंदर मैं हाइजेंस प्रिंसिपल को पूरा फिनिश कर दूंगा, मेरे दूसरे लेक्चर के अंदर मैं यंग्स प्रिंसिपल को पूरा फिनिश कर दूंगा और मेरे तीसरे लेक्चर के अंदर फ्रॉनहोफर प्रिंसिपल को पूरा फिनिश कर दूंगा। तीनों लेक्चर अटेंड करने के बाद आप सीबीएसई बोर्ड्स के प्रीवियस 10 ईयर के पेपर्स आप मिलाइए। आप 100% श्योरिटी के साथ आपको गारंटी देता हूँ आप किसी भी क्वेश्चंस के अंदर नहीं अटकेंगे और आपके 8 मार्क्स क्या रह जाएंगे? सिक्योर हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से हम रे ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ेंगे और हमारे पहले सेगमेंट को हम क्या कर देंगे? फिनिश कर देंगे। हम फिर उसके बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ चलेंगे। चलिए हम अपना सबसे पहले सेगमेंट के पहले चैप्टर का पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल। इन तीनों प्रिंसिपल्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं। देखिए तीनों जो प्रिंसिपल है, चाहे वो हाइजेंस प्रिंसिपल हो, चाहे वो यंग्स प्रिंसिपल हो, चाहे वो फ्रॉनहोफर प्रिंसिपल हो, एक कीवर्ड पर बेस्ड है। जितना स्ट्रॉन्ग हमारा कीवर्ड रहेगा हमें प्रिंसिपल को सीखने में उतनी ही ज्यादा आसानी रहेगी। तो प्रिंसिपल पे बाद में फोकस करें, कीवर्ड पर पहले फोकस करें। सर वो कीवर्ड्स क्या हैं? हाइजेंस प्रिंसिपल जिस कीवर्ड पर बेस्ड है उस कीवर्ड का नाम है वेव फ्रंट। क्या नाम है? वेव फ्रंट। यंग्स प्रिंसिपल जिस कीवर्ड पर बेस्ड है उस कीवर्ड का नाम है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। क्या? इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। और ऐसे के ऐसे फ्रॉनहोफर प्रिंसिपल जिस कीवर्ड पर बेस्ड है उस कीवर्ड का नाम है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यंग्स प्रिंसिपल और फ्रॉनहोफर प्रिंसिपल के कीवर्ड पे तो हम अपने अगले लेक्चर के अंदर बात करेंगे। आज हम बात करेंगे हाइजेंस प्रिंसिपल के कीवर्ड के ऊपर और हाइजेंस के प्रिंसिपल।
प्रिंसिपल। मैंने आप लोगों को बोला जितना स्ट्रॉन्ग आपका कीवर्ड होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका प्रिंसिपल होगा। चलिए हाइजेंस प्रिंसिपल को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले वेव फ्रंट के बारे में समझते हैं। किसके बारे में समझते हैं? वेव फ्रंट के बारे में समझते हैं। तो वेव फ्रंट को डिफाइन करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, क्या आप सभी ने वेव फ्रंट देखा है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे जो कहेंगे हम तो नाम ही पहली बार सुन रहे हैं। सिंपल सी बात है, हमने कहां से देखा होगा वेव फ्रंट? जबकि मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कहता हूं आपने अपनी लाइफ के अंदर वेव फ्रंट देखा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बहुत बार आपने वेव फ्रंट देखा है। और इस बात को मैं अपने लेक्चर के अंदर कंप्लीट करके बताऊंगा कि हाँ यस सर हमने वेव फ्रंट देखा है। तो चलिए हम वेव फ्रंट के बारे में समझते हैं। जैसे जैसे हम वेव फ्रंट के बारे में समझेंगे आपको रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा, यस सर हमने 100% देखा है वेव फ्रंट, पर हमें ये नहीं पता था इसी को ही वेव फ्रंट बोलते हैं। चलिए हम वेव फ्रंट की डेफिनेशन पर बात करते हैं। सबसे पहले देखिए वेव फ्रंट को मैं दो डेफिनेशन बताऊंगा आपको वेव फ्रंट की, दोनों ही अच्छी डेफिनेशन है। आपको जो पैटर्न लगती है आप उसको फॉलो अप कर सकते हैं। मेरी पर्सनल बात करें तो मुझे सेकंड वाली डेफिनेशन ज्यादा अच्छी लगती है फर्स्ट वाले के कंपेयर में। तो चलिए अपन वेव फ्रंट की डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। वेव फ्रंट होता क्या है? बेसिकली वेव फ्रंट एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है, वेव फ्रंट एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जो लाइट की कैसे ड्रॉ की जाती है? परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है। रे ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई इमेजिनरी सरफेस क्या कहलाती है? वेव फ्रंट कहलाती है। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन है एन इमेजिनरी सरफेस, एन इमेजिनरी surface which perpendicular to the propagation of light, लाइट के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई इमेजिनरी सरफेस क्या कहलाती है? वेव फ्रंट कहलाती है। एन इमेजिनरी सरफेस व्हिच परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इज कॉल्ड वेव फ्रंट। इसके अलावा हम दूसरी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, सेकंड डेफिनेशन क्या है? इट इज द locus of a light source, अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है लोकस क्या होता है? लोकस का मतलब पाथ होता है। क्या होता है? पाथ होता है। ये लाइट सोर्स का पाथ है, मतलब लाइट सोर्स में से जो वेव निकल रही है वो किस पाथ को फॉलो करेगी? एक लाइट सोर्स में से निकलने वाली लाइट वेव्स किस पाथ को फॉलो करेगी? उसको हम बेसिकली वेव फ्रंट का नाम देते हैं। तो इट इज द लोकस ऑफ ए लाइट सोर्स, along which each wave particle vibrate in the same phase। अब देखिए आप दोनों ही डेफिनेशन को फॉलो कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस जो लाइट के प्रोपेगेशन के कैसे ड्रॉ की जाती है? परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है। और सेकंड डेफिनेशन क्या है? ये लाइट सोर्स का पाथ है, मतलब एक लाइट सोर्स में से निकलने वाली लाइट वेव्स का क्या है? पाथ है, जिस पर पाया जाने वाला ईच वेव पार्टिकल सेम फेज के अंदर वाइब्रेट करता है। बेसिकली अपन बात करें तो वेव फ्रंट तीन तरह के होते हैं। सबसे पहला वेव फ्रंट पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट। किसके वेव फ्रंट? पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट। अब पॉइंट सोर्स की बात करें तो पॉइंट सोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बल्ब। पॉइंट सोर्स का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है? बल्ब। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा पॉइंट सोर्स है, ये हमारा पॉइंट सोर्स है और ये पॉइंट सोर्स में से निकलने वाली लाइट है, ये पॉइंट सोर्स में से निकलने वाली लाइट है, ये पॉइंट सोर्स में निकल लाइट है। तो हम डेफिनेशन को फॉलो अप करते हैं। द इमेजिनरी सरफेस व्हिच परपेंडिकुलर टू द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ड्रॉ की गई इमेजिनरी सरफेस क्या कहलाती है? वेव फ्रंट कहलाती है। तो पॉइंट सोर्स में से जो लाइट निकल रही है उसके जो वेव फ्रंट आएंगे वो कुछ इस तरीके के आएंगे। हम बचपन से एक थ्योरम पढ़ते आ रहे हैं कि जो रेडियस होती है सर्कल या स्फीयर के एवरी पॉइंट पे कौन से एंगल पे इंसिडेंट करती है? 90 डिग्री पर इंसिडेंट करती है। तो एक ऐसी इमेज सरफेस जो लाइट के प्रोपेगेशन के कैसे ड्रॉ की जाती है? परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट सोर्स के जो वेव फ्रंट होंगे वो कैसे वेव फ्रंट होंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे।
कौन से वेव फ्रंट होंगे? स्फेरिकल वेव फ्रंट होंगे। अब मैंने एक बात कही थी कि क्या आप लोगों ने वेव फ्रंट देखे हैं क्या? तब मैंने दावा किया था कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स का ये मानना है कि सर हमने वेव फ्रंट नहीं देखे हैं, सिंपल सी बात है। और फिर मैंने ये बात आपको बोली थी कि मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों ने वेव फ्रंट देखे हैं। चलिए मैं 3 एग्जाम्पल्स के तौर पर बात करता हूँ। पहला एग्जाम्पल, आप किसी भी लाइट बल्ब को लगातार घूर के देखिए। हाँ, थोड़ा डिम लाइट एरिया होना चाहिए, शाम का वक्त हो, 7 से 8 बजे का वक्त हो, आप किसी बल्ब को लगातार घूरते रहिए, घूरते रहिए, घूरते रहिए, आपको ऐसा लगेगा उसमें से स्फेरिकल वेव्स निकलती हुई नजर आ रही है। हाँ, काफी लोगों ने इस बात को सीरियस नहीं लिया होगा, ठीक है सर हमने कोई कोशिश नहीं करी, हमें भी दिखी है, सिंपल सी बात है, लाइट की स्पीड बहुत ज्यादा होती है तो अपनी ओपन है उस वेव फ्रंट को कैच नहीं कर पाती। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। शाम के 7 से 8 बजे का वक्त है, आप एक हाईवे पे जा रहे हैं, शाम के 7 से 8 बजे का वक्त है, हाईवे पे जा रहे हैं, सामने से एक ट्रक आ रहा है, ट्रक अपनी हेडलाइट को ऑन करता है, हेडलाइट को गौर से घूर के देखिए, सिंपल सी बात है, आपको उसमें से कुछ स्फेरिकल वेव्स निकलती हुई नजर आएगी। वो कौन से है? वो स्फेरिकल वेव फ्रंट है। क्या है? स्फेरिकल वेव फ्रंट है। उम्मीद है ये एग्जांपल्स आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। आप किसी तालाब पे जाइए, किसी शांत पानी पे जाइए, उसके अंदर एक पत्थर फेंक दीजिए, सिंपल सी बात है, आपको सर्कुलर वेव फ्रंट उसमें से निकलते हुए नजर आ जाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद करता हूँ तीसरा एग्जांपल तो सबने देखा होगा, सिंपल सी बात है। तो पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट कैसे आते हैं? स्फेरिकल वेव फ्रंट आते हैं। हम दूसरे एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं, दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं, लीनियर सोर्स। कौन सा सोर्स? लीनियर सोर्स। अब लीनियर सोर्स के अंदर मैं ट्यूबलाइट को कंसीडर कर सकता हूँ। किसको कंसीडर कर सकता हूँ? ट्यूबलाइट को कंसीडर कर सकता हूँ। यदि मैं ट्यूबलाइट की वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहूँ, ये हमारा लीनियर सोर्स है, ये हमारा कौन सा सोर्स है? लीनियर सोर्स। लीनियर सोर्स बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलकर बना होता है। लाइट किस तरीके से प्रोपेगेट करेगी? इस तरीके से प्रोपेगेट करेगी। अब मैं एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करना चाहूं जो लाइट के प्रोपेगेशन के कैसे आनी चाहिए? परपेंडिकुलर आनी चाहिए, तो सिलेंडर इज द बेस्ट वे। सिलेंडर एक सबसे परफेक्ट शेप रहेगा जो लाइट के प्रोपेगेशन के कैसे आएगा? परपेंडिकुलर आएगा। तो जो लीनियर सोर्स होता है बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलके बना हुआ होता है, बहुत सारे पॉइंट सोर्स से मिलके बना हुआ होता है, जिसमें से निकलने वाली लाइट कुछ इस तरीके से रहती है, जिसमें से निकलने वाली लाइट कुछ इस तरीके से रहती है। क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसके लिए मैं वेव फ्रंट ड्रॉ करना चाहूं तो लीनियर सोर्स के जो वेव फ्रंट ड्रॉ होते हैं वो किस शेप के ड्रॉ होते हैं? वो सिलेंड्रिकल शेप के ड्रॉ होते हैं। किस शेप के ड्रॉ होते हैं? वो सिलेंड्रिकल शेप के ड्रॉ होते हैं। तो लीनियर सोर्स के वेव फ्रंट किस तरीके के रहते हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट रहते हैं। किस तरह के रहते हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट रहते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। और तीसरा एग्जांपल मैं आपको दूंगा प्लेन सोर्स का। कौन से सोर्स का? प्लेन सोर्स का। इस सोर्स की बात करें तो ये प्लेन सोर्स की बात करें तो प्लेन सोर्स कुछ इस तरीके का रहेगा और उसमें से निकलने वाली लाइट्स कैसे रहेगी? कुछ इस तरह की रहेगी। ये प्लेन सोर्स में से निकलने वाली लाइट है। अब यदि मैं इसके वेव फ्रंट ड्रॉ करूं तो आपके दिमाग में एक प्लेन ही आ रहा होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइट है तो उसमें से एक प्लेन। देखिए लाइट हमेशा वेव फ्रंट के कैसे है? परपेंडिकुलर है। कैसे है? परपेंडिकुलर है। तो प्लेन सोर्स के जो वेव फ्रंट पाए जाते हैं वो कैसे पाए जाते हैं? प्लेन वेव फ्रंट ही पाए जाते हैं। चलिए एक बार रिकॉल कीजिए, एक बार रिकॉल कीजिए। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो वेव फ्रंट एक ऐसी इमेजिनरी सरफेस है जो लाइट के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है, या फिर इट इज द लोकस ऑफ ए लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स से निकलने वाली वेव्स का पाथ है जिस पर पाया जाने वाला ईच वेव पार्टिकल कौन से फेज में वाइब्रेट करता है? सेम फेज में वाइब्रेट करता है। इट इज द लोकस ऑफ ए लाइट सोर्स along which each wave particle vibrate in the same phase। बेसिकली 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं। पॉइंट सोर्स है तो उसके वेव फ्रंट कैसे आएंगे? स्फेरिकल। लीनियर सोर्स है तो उसके वेव फ्रंट कैसे आएंगे? सिलेंड्रिकल। और प्लेन सोर्स है तो उसके वेव फ्रंट कैसे आएंगे? प्लेन। उम्मीद है आप लोगों को एकदम क्लियर है। चलिए अपन आगे बात करते हैं, कुछ अच्छे एग्जांपल्स पे बात करते हैं। ये 3 वेव फ्रंट तो उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए मैं आप लोगों से कुछ छोटे छोटे सवाल पूछता हूँ
ठीक है, जिसमें सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, जिसमें सबसे पहला सवाल मैं आपसे एक 3 छोटे छोटे सवाल मैं आप लोगों से पूछ कर रहा हूं। सबसे पहला सवाल, और ये तीनों सवाल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो मैं चाहता हूं कि वो तीनों सवाल आपकी गलत नहीं होने चाहिए। ये 3 वेव फ्रंट तो चलिए आप याद कर लेंगे कि पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट स्फेरिकल होते हैं, लीनियर सोर्स के वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल होते हैं, और प्लेन सोर्स के वेव फ्रंट कैसे होते हैं, प्लेन होते हैं। लेकिन इसके अलावा भी 3 एग्जाम्पल सीबीएसई बोर्ड ने पूछे हैं। चलिए मैं आपसे पहला एग्जाम्पल पूछता हूं। इफ एक पॉइंट सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के इफ एक पॉइंट सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख दिया जाए, इफ एक पॉइंट सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख दिया जाए, तो रिफ्रैक्ट होने वाली लाइट के वेवफ्रंट कैसे आएंगे। अब ये वो लाइट है जो पॉइंट सोर्स में से निकल रही है, ये पॉइंट सोर्स में से निकलने वाली लाइट है। तो आप सभी को पता है कि पॉइंट सोर्स के जो वेवफ्रंट होते हैं वो वेवफ्रंट कैसे होते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट होते हैं। वो कैसे वेवफ्रंट होते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट होते हैं। बट आपसे पूछा किसने है कि मुझे पॉइंट सोर्स के स्फेरिकल के वेवफ्रंट बताओ। वो तो कहता है कि अब जो लाइट लेंस में से रिफ्रैक्ट होगी उसके वेवफ्रंट कैसे आएंगे। तो फोकस से जाने वाली लाइट जब लेंस से टकराती है तो टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। कैसे हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। तो अब आप सोचिए इसकी वेवफ्रंट कैसे आने चाहिए। तो अपना आप लोगों का आंसर होगा सर इसके जो वेवफ्रंट आने चाहिए वो कैसे आने चाहिए, प्लेन वेवफ्रंट आने चाहिए। कैसे वेवफ्रंट आने चाहिए, प्लेन वेवफ्रंट आने चाहिए। वाइस वर्सा यदि एक प्लेन सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फ्रंट में रख दिया जाए तो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट के वेवफ्रंट कैसे आएंगे, स्फेरिकल वेवफ्रंट आएंगे। पॉइंट सोर्स के वेवफ्रंट रिफ्रैक्शन के बाद प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, और यदि रिफ्रैक्शन से पहले प्लेन वेवफ्रंट है तो रिफ्रैक्शन के बाद वो स्फेरिकल वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। दोनों ही सवाल सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में पूछ रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए मैं अपना दूसरा सवाल आपसे पुट करना चाहता हूं। दूसरा सवाल मेरा क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि इफ एक कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के फोकस पर, कॉनकेव मिरर के फोकस पर इफ एक पॉइंट सोर्स को रख दिया जाए तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट के वेवफ्रंट किस तरह के होंगे। तो ये पॉइंट सोर्स में से निकलने वाली लाइट है, ये पॉइंट सोर्स में से निकलने वाली लाइट है। सभी को पता है कि पॉइंट सोर्स के वेवफ्रंट कैसे आते हैं सर, पॉइंट सोर्स के वेवफ्रंट स्फेरिकल आते हैं। क्या आते हैं, स्फेरिकल वेवफ्रंट आते हैं। पूछिए किसने है आपसे, मेरे से तो पूछता है कि कॉनकेव मिरर से अब जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी उसके वेवफ्रंट कैसे होंगे। तो जैसे ही लाइट मिरर से टकराएगी और टकराने के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो अब आप सोचिए इसकी वेवफ्रंट कैसे आएंगे। उम्मीद करता हूं आप लोग 100% सोच चुके हैं। इसके वेवफ्रंट सर कैसे आएंगे, प्लेन वेवफ्रंट आएंगे। कैसे वेवफ्रंट आएंगे, प्लेन वेवफ्रंट आएंगे इसके। वाइस वर्सा यदि एक प्लेन सोर्स को कॉनकेव मिरर के सामने रखा जाए तो रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट के वेवफ्रंट कैसे आएंगे, स्फेरिकल वेवफ्रंट आएंगे। कैसे, स्फेरिकल वेवफ्रंट, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट मिरर से टकराने के बाद कहां से जाएगी, कन्वर्ज होकर फोकस से जाएगी, और उसके वेवफ्रंट कैसे हो जाएंगे, स्फेरिकल वेवफ्रंट। और मेरा आखिरी तीसरा सवाल जो मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, सिंपल सी बात है, वो देखिए 3 सवाल तो डायरेक्ट है कि पॉइंट सोर्स के वेवफ्रंट कैसे होते हैं, स्फेरिकल, लीनियर सोर्स के वेवफ्रंट कैसे होते हैं, सिलेंड्रिकल, और प्लेन सोर्स के वेवफ्रंट कैसे होते हैं, प्लेन। लेकिन ये 3 स्पेशल क्वेश्चंस हैं जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछे हैं, जिसके अंदर पहला सवाल कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पर एक पॉइंट सोर्स को रख दिया जाए, कॉनकेव मिरर के फोकस पर एक पॉइंट सोर्स को रख दिया जाए, और तीसरा बहुत ही अच्छा सवाल डिस्टेंट पॉइंट सोर्स के वेवफ्रंट कैसे होंगे। डिस्टेंट पॉइंट सोर्स का मतलब है इनफाइनाइट पे रखा पॉइंट सोर्स जिसके वेवफ्रंट इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। कहां तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, मतलब लाइट इनफाइनाइट तक पहुंच रही है। जनरली जो बल्ब होता है वो डिस्टेंट पॉइंट सोर्स नहीं होता, उसकी लाइट इनफाइनाइट तक नहीं जाती। तो ऐसा कौन सा पॉइंट सोर्स है इसकी लाइट इनफाइनाइट तक जाती है, स्टार। यदि स्टार की लाइट के अंदर वेवफ्रंट ड्रॉ करना स्टार्ट करो तो वेवफ्रंट अर्थ सरफेस तक ड्रॉ होंगे, तो लास्ट वेवफ्रंट कैसे नजर आएंगे। चलिए बात करते हैं हम। ये हमारा डिस्टेंट पॉइंट सोर्स है, ये पॉइंट सोर्स में से निकलने वाली लाइट है,
ये पॉइंट सोर्स में से निकलने लाइट है। अब सभी को पता है कि पॉइंट सोर्स से निकलने वाली लाइट के जो वेव फ्रंट आते हैं वो स्फेरिकल आते हैं। हाँ, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, यस स्फेरिकल वेव फ्रंट आते हैं, लेकिन ये लाइट इनफाइनाइट तक ट्रेवल कर रही है। अभी ये वेव फ्रंट इतना बैंड है, फिर और बैंड और बैंड और बैंड और बैंड और बैंड और बैंड करते करते जब लाखों किलोमीटर दूर जाकर इसके वेव फ्रंट ड्रॉ करेंगे तो वेव फ्रंट हमें कैसे नजर आएंगे? स्ट्रेट नजर आएंगे, मतलब प्लेन शेप में नजर आएंगे। कैसे आएंगे? प्लेन शेप है, सीम्स टू बी प्लेन। क्या? सीम्स टू बी प्लेन। ये वेव फ्रंट आपको कैसे नजर आएंगे? प्लेन शेप में नजर आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि धरती गोल है, धरती गोल है, मुझे किसी भी एंगल से धरती आज तक गोल नजर नहीं है, मुझे स्ट्रेट शेप की नजर आती है। क्यों? क्योंकि 6400 किलोमीटर रेडियस का कर्व सरफेस है जो हमें कैसा नजर आएगा? स्ट्रेट ही नजर आएगा। सिंपल बात है। तो लास्ट में आते 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 वेव फ्रंट आपको कैसे नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे? प्लेन नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन स्पेशल 3 क्वेश्चन पे फोकस जरूर करें। सिंपल सी बात है। चलिए एक बार हम रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट क्या होता है? तो वेव फ्रंट लाइट सोर्स से निकलने वाली लाइट वेव का पाथ है। वेव फ्रंट लाइट सोर्स में से निकलने वाली लाइट वेव का पाथ है जिस पर ईच वेव पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करता है। या बेसिक वे में अपन बात करें कि ऐसी इमेजिनरी सरफेस जो लाइट के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है। कि ऐसी इमेजिनरी सरफेस जो लाइट के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है। बेसिकली 3 तरह के वेव फ्रंट होते हैं। पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट स्फेरिकल बनते हैं, लीनियर सोर्स के वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल बनते हैं और प्लेन सोर्स के वेव फ्रंट प्लेन शेप के ही पाए जाते हैं। और 3 स्पेशल क्वेश्चन जो मैंने आपसे पुट किए जो सीबीएसई में पूछे गए हैं। चलिए हम वेव फ्रंट को समझने के बाद हम हाइजेंस प्रिंसिपल की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम शुभारंभ करते हैं हाइजेंस प्रिंसिपल का। किसका? हाइजेंस प्रिंसिपल का। तो हाइजेंस ने 2 प्रिंसिपल सजेस्ट किए थे, वेव्स पर बेस्ड 2 प्रिंसिपल सजेस्ट किए थे। सबसे जो पहला प्रिंसिपल था उसका नाम था थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट। क्या नाम था? थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट। अब वेव फ्रंट की थ्योरी क्या बोलती है? वेव फ्रंट की थ्योरी क्या बोलती है? वेव फ्रंट की थ्योरी ये कहती है कि लाइट वेव्स जो होती है ना, लाइट वेव्स, अच्छा लाइट वेव्स किस में से निकलती है? लाइट सोर्स में से निकलती है। जैसे पॉइंट लाइट सोर्स, लीनियर लाइट सोर्स, प्लेन लाइट सोर्स की जो लाइट वेव्स होती है ना वो किस शेप में आगे बढ़ती है? वेव फ्रंट की शेप में आगे बढ़ती है। लाइट वेव्स वेव फ्रंट की शेप में आगे बढ़ती है। यदि आपका लाइट सोर्स पॉइंट शेप का है तो उसमें से निकलने वाली लाइट वेव स्फेरिकल शेप में आगे बढ़ेगी क्योंकि पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट स्फेरिकल होते हैं। यदि आपका लाइट सोर्स लीनियर शेप का है, लीनियर शेप का तो उसमें से निकलने लाइट वेव सिलेंड्रिकल शेप में आगे बढ़ेगी। यदि आपका लाइट सोर्स प्लेन शेप का है तो उसमें से निकल लाइट वेव प्लेन शेप में आगे की तरफ ट्रेवल करेगी। तो बेसिक प्रिंसिपल है कि लाइट वेव, कौन सी वेव? लाइट वेव ऑलवेज प्रोपेगेट, light waves always propagate in the shape of wave front। लाइट वेव किस शेप में आगे बढ़ती है? वेव फ्रंट की शेप में आगे बढ़ती है। लाइट वेव इज ऑलवेज प्रोपेगेट इन द शेप ऑफ वेव फ्रंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताए थे, लेकिन अब आपको 3 एग्जांपल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आपका लाइट सोर्स पॉइंट शेप का है, देखिए जैसे जैसे लाइट सोर्स का शेप बदलेगा उसमें से निकलने वाली लाइट वेव का शेप भी चेंज होगा। यदि आपका लाइट सोर्स पॉइंट शेप का है, लाइट सोर्स आपका पॉइंट शेप का है, कौन से शेप का है? पॉइंट शेप का है। कौन से शेप का है? पॉइंट शेप का। तो उसमें से निकलने वाली जो लाइट वेव्स होगी, उसमें से निकलने वाली लाइट वेव्स होगी वो किस शेप की होगी? स्फेरिकल शेप की होगी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट क्या होते हैं? स्फेरिकल होते हैं और लाइट वेव का जो शेप होता है वो कैसा होता है? वेव फ्रंट के शेप का होता है। तो स्फेरिकल वेवलेट्स, तो इसमें से निकलने वाली जो वेवलेट्स होगी वो किस शेप की होगी? स्फेरिकल शेप की होगी, जिनको वेव फ्रंट का नाम भी देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ पहली थ्योरी आपको समझ में आ गई होगी कि लाइट वेव ऑलवेज प्रोपेगेट इन द शेप ऑफ वेव
फ्रंट। और सेकंड थ्योरी बहुत ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है जिसका नाम है थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। अब देखिए थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है। वैसे आपको एक बात बताओ, एजम्पशन बेस्ड थ्योरी है आपकी। ये देखिए क्या कहती है, देखो जो वेव फ्रंट होता है ना वो कौन बनाता है, हमेशा लाइट सोर्स बनाता है। देखो लाइट जब तक ट्रेवल करती रहेगी वेव फ्रंट ड्रॉ होते रहेंगे, जहां लाइट खत्म वहां वेव फ्रंट खत्म। आज लाइट को स्विच ऑफ कर दिए, वेव फ्रंट बनना बंद हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो बेसिकली हम बात करें तो वेव फ्रंट का फॉर्मेशन कौन करता है, लाइट सोर्स करता है। लाइट सोर्स नहीं तो वेव फ्रंट नहीं। एक बात क्लियर है, सिंपल सी बात है। तो देखिए मेरी बात सुनो, थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट क्या कहती है। जैसे ये हमारा पॉइंट सोर्स है, ये हमारा कौन सा सोर्स है, पॉइंट सोर्स है। अब ये पॉइंट सोर्स में से निकलने वाली लाइट है, ये पॉइंट सोर्स में से निकलने वाली लाइट है। तो अब जो हमारा सबसे पहला जो वेव फ्रंट बना है, ये हमारा सबसे पहला वेव फ्रंट है, इसको बोलते हैं प्राइमरी वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट। अब इसका फॉर्मेशन किसने किया, लाइट सोर्स ने किया। आज यदि मैं बात करता हूं कि प्राइमरी वेव फ्रंट का फॉर्मेशन किसने किया, लाइट सोर्स ने किया, सिंपल सी बात है। अब इसके बाद जो अगला वेव फ्रंट बनेगा वो होगा सेकेंडरी वेव फ्रंट, तो उसका फॉर्मेशन किसने किया, सिंपल सी बात है। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि प्राइमरी वेव फ्रंट पर पाया जाने वाला ईच वेव पार्टिकल, प्राइमरी वेव फ्रंट पर पाया जाने वाला ईच वेव पार्टिकल सेकेंडरी वेव फ्रंट पे किसका काम करता है, सोर्स का काम करता है। क्योंकि थ्योरी ये बोलती है कि वेव फ्रंट का फॉर्मेशन एक लाइट सोर्स ही कर सकता है। तो ये हमारा लाइट सोर्स है, ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है। प्राइमरी वेव फ्रंट का फॉर्मेशन किसने किया, लाइट सोर्स ने किया। अब सेकेंडरी वेव फ्रंट की फॉर्मेशन के लिए हम ये एज्यूम करते हैं कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे पाया जाने वाला ईच वेव पार्टिकल सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए किसका काम करता है, सोर्स का काम करता है। तो मैं बेसिकली पर इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं, द ईच वेव पार्टिकल on a primary wavefront, on a primary wavefront act as a source for the secondary wavefront, अब दोनों थ्योरी को आप एक बार रिकॉल कीजिए, सिंपल सी बात है। पहली थ्योरी कहती है कि वेव दिखती कैसी है, पहली थ्योरी कहती है वेव दिखती कैसी, सिंपल सी बात है। आप बताओ तो आपका लाइट सोर्स कैसा है। यदि आपका लाइट सोर्स पॉइंट शेप का है तो उसमें से निकलने वाली वेव्स स्फेरिकल शेप में आगे बढ़ेगी। यदि आपका लाइट सोर्स लीनियर शेप का है तो उसमें से निकलने वाली लाइट वेव सिलेंड्रिकल शेप में आगे बढ़ेगी। यदि आपका लाइट सोर्स प्लेन शेप का है तो उसमें से निकलने वाली लाइट वेव प्लेन शेप में आगे बढ़ेगी। दूसरी थ्योरी कहती है थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट कि प्राइमरी वेवफ्रंट पे पाया जाने वाला ईच वेव पार्टिकल सेकेंडरी वेवफ्रंट के लिए किसका काम करता है, सोर्स का काम करता है। तो लेट आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। लेट सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, लेट सी इज द स्पीड ऑफ लाइट और टी इज द टाइम इंटरवल, टी इज द टाइम इंटरवल। हम दो वेव फ्रंट के बीच में टाइम इंटरवल कितना कंसीडर कर रहे हैं, टी कंसीडर कर रहे हैं। अब स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस आर, स्पीड कितनी सी और टाइम कितना टी। अगला वेवफ्रंट कितनी डिस्टेंस पे बनेगा, ct डिस्टेंस पे बनेगा। तो ये पर 1 2 3 4 5 पॉइंट सोर्स हो गए, 5 पॉइंट सोर्स हो गए। हमने कंपास लिया और कंपास को ct कितना खोला, ct खोला हमने और हमने ct रेडियस का क्या कर दिया, आर्क काट दिया। सेम इस पॉइंट सोर्स से ct डिस्टेंस पर एक आर्क काट दिया, सेम इस पॉइंट से ct डिस्टेंस पर एक आर्क काट दिया, सेम इस पॉइंट से ct डिस्टेंस पर एक आर्क काट दिया और सेम इस पॉइंट से ct डिस्टेंस पर एक आर्क काट दिया। सभी पॉइंटों को आपस में मिला दिया और ये हमारे किसका फॉर्मेशन हो गया, सेकेंडरी वेवफ्रंट का फॉर्मेशन हो गया। किसका वेवफ्रंट का फॉर्मेशन, सेकेंडरी वेवफ्रंट का फॉर्मेशन हो गया। और हर वेवफ्रंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ct, कितनी है, ct। हर वेवफ्रंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ct। अब ये पॉइंट्स अगले वेवफ्रंट के किसका काम करेंगे, सोर्स का काम करेंगे और प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इफ ये डिस्टेंट पॉइंट सोर्स है तो आखिरी जाते जाते वेवफ्रंट की शेप के नजर आएंगे, प्लेन शेप के नजर आएंगे। लेट फॉर एग्जांपल ये सेकंड लास्ट वेवफ्रंट है, सेकंड लास्ट वेव इनफाइनाइट पे पहुंच चुका हूं मैं और ये हमारे भाई 5 पॉइंट सोर्स,
ये 5 पॉइंट्स हो गए और लाइट आपको लास्ट में आते 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 कैसी स्ट्रेट नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। सेम सीटी रेडियस का आर्क काट दिया, सीटी रेडियस का आर्क काट दिया, सीटी का आर्क काट दिया, सीटी का आर्क काट दिया और सीटी रेडियस का आर्क काट दिया और सारे पॉइंटों को आपस के अंदर मिला दिया। तो हर वेव फ्रंट के बीच में डिस्टेंस कितनी है सीटी और लास्ट में आते 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 ये वेव फ्रंट हमें कैसे नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे, प्लेन शेप के नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको दोनों थ्योरी परफेक्टली समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हमने वेव फ्रंट पर बात करी। वेव फ्रंट क्या होता है, एक ऐसी सरफेस जो लाइट के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाती है, या फिर हम कह सकते हैं लाइट सोर्स का पाथ है, लाइट सोर्स का लोकस है, लाइट सोर्स का पाथ है जिस पर ईच वेव पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट करता है। 3 तरह के वेव फ्रंट हमने स्टडी करी, पॉइंट सोर्स के वेव फ्रंट स्फेरिकल, लीनियर सोर्स के वेव फ्रंट सिलेंड्रिकल और प्लेन सोर्स की प्लेन, और हमने 3 स्पेशल केसेस पर बात करी। फिर हमने 2 थ्योरीज पे स्टडी करी हाइगन्स की। हाइगन्स की पहली थ्योरी कहलाती है थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट और दूसरी थ्योरी कहलाती है थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट सिर्फ आपको वेव के शेप के बारे में जानकारी देती है, लाइट वेव के शेप में आगे बढ़ती है। वो लाइट वेव हमेशा वेव फ्रंट की शेप में आगे बढ़ती है, लाइट वेव की शेप में आगे बढ़ती है, वेव फ्रंट की शेप में आगे बढ़ती है। यदि आपका पॉइंट सोर्स है तो उसमें से निकल लाइट वेव स्फेरिकल शेप में आगे बढ़ेगी, लीनियर सोर्स है तो उसमें से निकल लाइट वेव सिलेंड्रिकल शेप में आगे बढ़ेगी, और प्लेन सोर्स है तो उसमें से निकल लाइट वेव प्लेन शेप में आगे बढ़ेगी। दूसरी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो सेकेंडरी वेव फ्रंट के फॉर्मेशन की जानकारी देती है आपको। थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट जो सेकेंडरी वेव फ्रंट की जानकारी देती है, और ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि प्राइमरी वेव फ्रंट पे पाया जाने वाला ईच वेव पार्टिकल, प्राइमरी वेव फ्रंट पे पाया जाने वाला ईच वेव पार्टिकल सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए, इसके लिए सेकेंडरी वेव फ्रंट के लिए सोर्स का काम करता है। किसका काम करता है? सोर्स का काम करता है। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस प्रिंसिपल के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। हमने इसमें वेव फ्रंट समझा दिया, हमने टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट समझ लिए, फिर हमने हाइगन्स की थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट समझ ली, और हमने हाइगन्स की थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट समझ ली। अब हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। देखिए इस टॉपिक के कितने स्टार लगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और साथ में लगा रहा हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 स्टार विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब इस क्वेश्चन के आने के चांस बहुत ज्यादा है। हाइगन्स प्रिंसिपल में यदि प्रीवियस ईयर के अंदर 10 सवाल है तो 7 से 8 सवाल आपको सिर्फ इस अकेले टॉपिक पर मिलेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 70% पोर्शन को अकेला कवर करता है, अकेला कवर करता है। 70% प्रोबेबिलिटी है इस टॉपिक के आने की। चलिए इस टॉपिक का नाम क्या है? इस टॉपिक का नाम है वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। आप लोगों ने 100% नाम सुना होगा, 10वीं में भी सुना है, और यदि रे ऑप्टिक्स पढ़ी हो तो उसमें भी सुना है। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, by using Huygens principle, by using Huygens principle, Huygens principle का इस्तेमाल करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई करना। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको स्नेल्स लॉ भी कहते हैं, हाइजेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके इस लॉ को वेरीफाई करना। सबसे पहले दिमाग में तो हमारे ये क्वेश्चन आता है, सर लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को तो बाद में वेरीफाई करेंगे, पहले हमें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में जानकारी भी तो होनी चाहिए। सिंपल सी बात है, तो चलो जानकारी दे देते हैं। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने 100% पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है। जब भी कोई लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करती है तो अपने ऑरिजिन पाथ से बैंड होती है, और उसके 2 लॉ थे। पहला लॉ इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल एक ही प्लेन में नहीं करते, मैं इस लॉ की बात नहीं कर रहा। दूसरा स्नेल्स लॉ आप लोगों ने 100% पढ़ा होगा, μ12 इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। एक लाइट μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम से μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम में एंटर कर रही है, तो μ2 अपॉन μ1 इज इक्वल टू sin i अपॉन sin r। इस फॉर्मूले को मेरे को डिराइव करके बताना है। चलिए आइए डिराइव करते हैं। तो हम बात करते हैं, एक लाइट है
जो रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है। एक लाइट रेरर मीडियम से कौन से मीडियम में एंटर हो रही है? डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है। तो चलिए हम इसका डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। देखिए मैं एक बात क्लियर कर देता हूं, ये सेम डेरिवेशन डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम के अंदर भी होती है, बट उसमें पूरा प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर सेम है। सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम को चेंज करना है, बाकी पूरी डेरिवेशन कंप्लीट सेम है। चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं रेरर से डेंसर की तरफ। लेट फॉर एग्जांपल एक लाइट जो म्यू1 मीडियम में v1 स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है और वो म्यू2 मीडियम में एंटर हो गई और अब उसकी स्पीड v1 से चेंज होकर v2 हो गई। चलिए बात करते हैं। लेट इन दो पॉइंटों से लाइट का एक पूरा बीम पूंछ एकदम पूरा का पूरा एंटर हुआ। ये दो लाइट्स हैं, ये पहली लाइट और ये दूसरी लाइट, पहली लाइट और ये दूसरी। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। चलिए हम यहाँ बात करते हैं एसी और बीडी के बारे में। मैं क्या कहना चाहता हूँ, एसी एंड जो बीडी है वो हमारी इंसिडेंट रे है। कौन सी रे हमारी? इंसिडेंट रे। क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो वह अच्छी तरह पता है जब भी कोई लाइट रेरर से डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। कहाँ बेंड होती है? नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। तो हम ऐसा करते हैं, एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारे नॉर्मल हो गए और ये लाइट कहाँ पर बेंड हो जाएगी? नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। चलिए ये लाइट कहाँ बेंड होगी? नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ए बी सी डी, ये ई पॉइंट हो गया, ये एफ पॉइंट हो गया। तो सी ई और डी एफ के बारे में आपका क्या कहना है? सी ई एंड डी एफ आपकी क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। क्या हो जाएगी हमारी? रिफ्रैक्टेड रे। सी ई एंड डी एफ हमारी क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिंपल सी बात है। अब आगे थोड़ा डायग्राम पे गौर फरमाइए। एक लाइट पॉइंट ए से निकली, दूसरी पॉइंट बी से निकली। अब दोनों लाइट v स्पीड के साथ ट्रेवल कर रही है। अब नोटिस कीजिए ए वाला पॉइंट है सेकंड वाले मीडियम में, सेकंड वाली लाइट के कंपेयर में पहले टकरा जाएगा। सिंपल सी बात है। देखिए सिंपल सी बात है, इस डायग्राम को देखिए मेरे साथ में। ये देखिए चल रहा है, दोनों चल रहे हैं, 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 चल। ओ नो, ए वाली लाइट सी पर पहुंच चुकी है जबकि बी वाली लाइट भी हवा में ही है। सिंपल सी बात है। तो क्या ये वाली लाइट उसका इंतजार करेगी कि बहन तू आजा ठीक तक, मैं तो एंटर होने वाली हूँ। सिंपल सी बात है, तू आजा, हम दोनों साथ में एंटर। ऐसा तो नहीं होगा ना। सिंपल सी बात है। तो आप ऐसा कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए। क्या ड्रॉ कीजिए? यहाँ से जब ए वाली लाइट सी पॉइंट पर पहुंची है उस टाइम बी वाली लाइट अभी कहाँ पर? इस जगह पर। ए बी सी डी ई एफ जी। तो सीजी किसको रिप्रेजेंट करेगा? सीजी रिप्रेजेंट करेगा प्लेन वेव फ्रंट। कौन सा वेव फ्रंट? प्लेन वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट रे। प्लेन वेव फ्रंट ऑफ इंसिडेंट रे। जब ए वाली लाइट सी पॉइंट पर पहुंची है उस टाइम बी वाली लाइट कहां पर पहुंची है? जी पॉइंट पर ही पहुंची है। सिंपल सी बात है। अब ये वाली लाइट सी पॉइंट पर बैठकर इसका वेट तो करेगी। सिंपल सी बात है कि भैंस को भी जी पे ही पहुंची है। कब तो डी पर आएगी? जब तक क्या मैं वहीं पे बैठी रहूंगी? नहीं, वो अंदर एंटर होना स्टार्ट कर देगी। तो आप एक काम कीजिए, एक परपेंडिकुलर कहां से ड्रॉ कर दीजिए? यहां से ड्रॉ कर दीजिए। ए बी सी डी ई एफ जी एच। जितने टाइम में वो जी से डी तक पहुंचेगी उतने टाइम में सी से लेकर कहां तक पहुंच जाएगी? एच तक पहुंच जाएगी। कहां पहुंच जाएगी? एच तक पहुंच जाएगी। तो एच डी की बात करें तो एच डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एच डी रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेन वेव फ्रंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा? प्लेन वेव फ्रंट ऑफ रिफ्रैक्टेड रे। चलिए हम शुरुआत करते हैं। ये हमारा हो गया एंगल आई, ये हो गया हमारा एंगल आर। सेम ये हो गया हमारा एंगल आई और ये हो गया हमारा एंगल आर। आपके सामने दो ट्रायंगल बन चुके हैं। क्या बन चुके हैं? दो ट्रायंगल बन चुके हैं। एक ट्रायंगल आपको ऊपर की तरफ नजर आ रहा होगा, ट्रायंगल सी जी और डी। ट्रायंगल सी जी और डी। कौन सा? ट्रायंगल सी जी डी। देखिए ये वाला एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस आई। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? हमारा आई हो जाएगा, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है।
वेव फ्रंट तो हमेशा 90 डिग्री पे गिरता है, तो ये आई है, तो ये वाला 90 माइनस साइन, तो ये वाला हो जाएगा आई। लगाइए साइन थीटा का फॉर्मूला, लगाइए साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर हो जाएगा जीटी, क्या हो जाएगा जीटी, और अपॉन 90 के सामने आपका हाइपोटेन्यूज हो जाएगा सीटी। जीटी क्या है, वो डिस्टेंस जो इसने क्या कर लिया, एक्स्ट्रा ट्रेवल करी है। सिंपल सी बात है, जब ये लाइट सी पर पहुंच गई उस टाइम वो कहां पे अटकी हुई थी, जी पे लटकी हुई थी, और वेट तो करने से ये जीटी एक्स्ट्रा डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है। अच्छा, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। जीटी जो डिस्टेंस है वो v1 मीडियम में ट्रेवल की गई है, जहां स्पीड कितनी है v1, तो जीटी के लिए लिख सकता हूं मैं v1 इनटू t, और अपॉन में क्या हो जाएगा cd। cd के साथ में कोई छेड़खानी नहीं कर रहा। सेम आपकी बार नीचे वाले ट्रायंगल में आ जाइए, ट्रायंगल CHD में। कहां पे, ट्रायंगल CHD के अंदर। वापस बात करते हैं। अच्छा, ये तो 90 डिग्री है, सिंपल सी बात है। देखिए ये वाला एंगल आ रहा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये वाला एंगल अपना कितना आएगा, आर आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सी बात है। तो यहां लगा दीजिए आप साइन आर का फॉर्मूला, साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू वापस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, थीटा के सामने परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा CH, और अपॉन 90 के सामने हाइपोटेन्यूज हो जाएगा आपका CT। मैंने क्या कहा था, जितने टाइम में G से D तक पहुंचा उतने टाइम में C से लेकर H तक पहुंच गया, तो डिस्टेंस बराबर अगेन स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस है v2 मीडियम में v2 स्पीड के साथ ट्रेवल की गई है, तो v2 इनटू t अपॉन CD, इक्वेशन नंबर 2। चलिए इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं। इक्वेशन 1 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू सीधी से सीधी कैंसिल, टी से टी कैंसिल, तो क्या है v1 अपॉन v2। सर हम रिजल्ट की काफी नजदीक है, लेकिन रिजल्ट तक पहुंचे नहीं है। हमें प्रूव करना है साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन v1, और हमारा आया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू v1 अपॉन v2। v1 क्या है, v1 मीडियम में ट्रेवल की गई स्पीड, और v2 क्या है, v2 मीडियम में ट्रेवल की गई स्पीड। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा इस किसी भी मीडियम स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, c बाय v1। v इक्वल टू क्या होता है, c बाय v, तो v1 हो जाएगा c बाय v1, और v2 हो जाएगा हमारा c बाय v2। जो कट रहा है काट, तो c से c कट गया, तो sin i अपॉन sin r इज इक्वल टू म्यू2 बाय v1। दैट्स द स्नेल्स लॉ, जिसका वेरिफिकेशन आपके सामने है। ये सेम डेरिवेशन डेंसर टू रेयर के अंदर भी आती है, याद रखना। सिर्फ और सिर्फ आपको डायग्राम चेंज करना है, बाकी सेम प्रोसीजर है। प्रोसीजर में 1% का भी चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डायग्राम को चेंज करना है। आप कुछ मत कीजिए, AB को यहाँ पटक दीजिए, EF को यहाँ पटक दीजिए, CG को सेम रहने दीजिए, इस वाले को यहाँ पे ले, इस वाले को यहाँ पे ले, और यहाँ नीचे वाले एंगल आई कर दीजिए, ऊपर वाले एंगल आर कर दीजिए। सेम डेरिवेशन, वर्ड टू वर्ड सेम डेरिवेशन चलेगी। एक बार आप देख लीजिए, एनसीईआरटी के अंदर भी इसका सिर्फ सेकंड का डायग्राम चेंज किया हुआ है, और मुझे पूरी उम्मीद है आप बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये करी, ये रेयर टू डेंसर में करी, किसमें करी, रेयर टू डेंसर में करी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। आप प्रीवियस ईयर में चार्ट देखिएगा, ये डेरिवेशन सबसे ज्यादा आई है प्रीवियस ईयर के अंदर। चलिए हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आखिरी टॉपिक तक को उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आपको परफेक्टली समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं एक बार लास्ट बार बोल रहा हूँ, रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आ गई तो 3 मार्क्स की डेरिवेशन आएगी, और यूं के यूं 3 मार्क्स निकलेंगे। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला जो टॉपिक है, अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको कुछ भी नहीं कहते, बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल, बाय यूजिंग हाइजेंस प्रिंसिपल। हाँ, ये इतनी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन नहीं है जितनी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन थी। यस, आपको सबसे ज्यादा 10 में से 70% आपको उसी पर क्वेश्चन भी देंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है, मिल जाए तो मिल जाए, नहीं मिले तो नहीं मिले, क्योंकि बहुत ही कम चांस है इस डेरिवेशन की
ठीक है। चलिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहता क्या है, जैसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था μ2/v1 = sin i अपॉन sin r, ऐसे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, एंगल ऑफ i = एंगल ऑफ r। क्या कहता है, एंगल ऑफ i = एंगल ऑफ r। हमें हल्की फुल्की मैथमेटिक्स का अप्लाई करके इस चीज को यहाँ पर प्रूव करके दिखाना है। चलिए प्रूव कर देते हैं, चलिए प्रूव कर देते हैं। ये दो लाइट है जो पैरेलल ट्रेवल कर रही है, जो पैरेलल, ये ए बी सी और डी, और ये हमारा क्या ड्रॉ किया, नॉर्मल ड्रॉ किया, इसीलिए हमारा नॉर्मल ड्रॉ किया। और रिफ्लेक्शन के बाद लाइट, ये लाइट यूं चली जाएगी और ये लाइट यूं चली जाएगी। ए बी सी डी, ये पॉइंट हो गया ई, ये पॉइंट हो गया एफ। एक बार वापस बात कर लेते हैं, ए डी और बी सी इंसिडेंट रे है, सीई और डीएफ रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर को दिक्कत नहीं बात नहीं। अब देखिए मेरी बात सुनिए, वापस हम बात को रिपीट करते हैं। एक लाइट ए पॉइंट से गई, एक लाइट बी पॉइंट से गई, दोनों लाइट ट्रैवल कर रही है, दोनों लाइट ट्रैवल कर रही है, दोनों लाइट ट्रैवल कर रही है। अब बताइए सबसे पहले कौन सी लाइट टकरा जाएगी, बी वाली लाइट सी पर पहले टकरा जाएगी। तो अपन ऐसा करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं यहां से, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए बी सी डी ई एफ जी। तो सी जी, जब ये ए वाली लाइट जी पॉइंट पर पहुंची है, उस टाइम बी वाली लाइट कहां पे टकरा गई है, सी पे टकरा गई है। अब जाहिर सी बात है, इसका वेट तो बढ़ेगी नहीं कि तू जी से डी पहुंचे तब जाके मैं सी से ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट करूं, नहीं। जितने टाइम में वो जी से डी तक पहुंचेगी उतने टाइम में आगे ट्रेवल करना स्टार्ट कर देगी। तो एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दीजिए, एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ करती है, ए बी सी डी, ये अपनी ये एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एच। तो सीजी क्या है आपका, प्लेन वेव फ्रंट है इंसिडेंट रे का, प्लेन वेव फ्रंट है इंसिडेंट रे का। और डीएच क्या है आपका, प्लेन वेव फ्रंट है आपका रिफ्लेक्टेड रे का। ये आपका जैसा कि एंगल ऑफ आई होता है और ये आपका एंगल ऑफ आर होता है, सेम सेम, ये आपका एंगल ऑफ आई होता है और ये आपका एंगल ऑफ आर होता है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ट्रायंगल सी जी डी, ट्रायंगल सी जी डी एंड ट्रायंगल सी एच डी, ट्रायंगल सी एच डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो तो उनकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए हम कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करते हैं। मैं बता दूं ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो शुरुआत करना चाहूंगा मैं, CD = CD कॉमन है, CD = CD कॉमन है। देखिए CD दोनों ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, CDG CHD। दूसरा मैं बात करूंगा एंगल CGD एंगल CHD, दोनों 90 डिग्री है। क्या है 90 डिग्री, क्योंकि जो वेव फ्रंट होता है वो लाइट के हमेशा कैसे ड्रॉ किया जाता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे पहला मैं CD = CD कॉमन लाइन ले ली, फिर हमने एंगल G और एंगल H को बराबर कर दिया। तीसरा हम कह सकते हैं, एक बात, जितने टाइम में G से B तक पहुंचेगा उतने टाइम में कहां तक पहुंचा, C से लेकर H तक पहुंच जाएगा। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो GB बराबर क्या होगा, V × T, और CH बराबर क्या होगा, V × T, क्योंकि मीडियम तो चेंज ही नहीं हुआ। उस वाले केस में मीडियम चेंज हो गया था, सिंपल सी बात है। तो GD = CH, जितने टाइम में G से D तक पहुंचेगा उतने टाइम में C कहां तक चला जाएगा, H तक चला जाएगा। वेव फ्रंट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन द सेम मीडियम, वेव फ्रंट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन द सेम मीडियम, hence RHS, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड, राइट एंगल हाइपोटेनियस और साइड से कह सकते हैं ट्रायंगल जो CGD है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CHD के। और जब कोई भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो कॉन्ग्रुएंसी की प्रॉपर्टी क्या कहती है, उनके साइड्स और एंगल सब आपस में बराबर होते हैं। हेंस एंगल I = एंगल R, एंगल I = एंगल R। मैं आपको बता दूं कि इस डेरिवेशन के आने के चांस काफी कम है, पर ठीक है, हमें कर लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हमने फाइनली हाइजेंस प्रिंसिपल को पूरा परफेक्टली फिनिश कर लिया, और मेरे इस लेक्चर के अंदर हाइजेंस प्रिंसिपल से रिलेटेड एक बात मेंशन की गई है जो कि बोर्ड्स एग्जाम्स में पूछी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसे बता दूं हमने क्या क्या पॉइंट्स पढ़े। हमने सबसे पहले वेव फ्रंट्स पढ़े, फिर हमने हाइजेंस की
थ्योरीज पढ़ी, हाइजेंस की थ्योरी ऑफ वेव फ्रंट, थ्योरी ऑफ वेवलेट्स। फिर हमने हाइजेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई किया, और आखिरी हमने हाइजेंस प्रिंसिपल का इस्तेमाल करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को वेरीफाई किया। आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर लीजिए, फिनिश कर लीजिए। हम अपने अगले लेक्चर्स में मिलेंगे यंग्स प्रिंसिपल के साथ।